स्वागत है आपका परीक्षा स्टेज 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। इसमें हम पहले आपको बताते हैं कि हम आपको कितना सिलेबस करा चुके हैं बाल विकास में। तो ये बाल विकास का सिलेबस है। यहाँ पर हमने आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र ये करा दिया है। बाल विकास की अवस्थाएं करा दी हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसमें शारीरिक विकास भी करा दिया है, मानसिक विकास भी करा दिया है, बुद्धि करा दी है आपको, संवेगात्मक विकास भी करा दिया है, सामाजिक विकास भी करा दिया है, भाषा विकास भी करा दिया है, और ये आपका सृजनात्मकता करा दिया है, व्यक्तित्व भी करा दिया है। ठीक है, तो आज हम आपको व्यक्तिक भिन्नता, कल्पना, चिंतन और तर्क और बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कराएंगे। तो ये ए पार्ट यानी वन में जो पार्ट है, पार्ट वन, जो पार्ट वन है बाल विकास, ये यहाँ तक आपका था, यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो अधिगम है ये चलेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत है, बाल विकास विषय के अंतर्गत। तो इसे ये यहाँ तक है आपका सिलेबस। और आज हम आपको कहाँ तक कराएंगे, यहाँ तक हमने आपको बताया व्यक्तिक भिन्नता से ये कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, नोट्स बनाते चलें। सभी विषय कराए जाएंगे आपको। पहले सभी विषय आधे आधे कराए जाएंगे। जैसे ये आपकी बाल विकास की वीडियो है, तो यहाँ तक आपका आधा सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट कराएंगे, उसे आधा करा देंगे। तो आधे आधे पहले कराएंगे। ठीक है, समझते हैं। व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, यदि इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो इसे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना। क्या कहलाता है? व्यक्तिक भिन्नता। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना या भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो ये आपने इसका भावार्थ समझा या शाब्दिक अर्थ समझा। ठीक है, तो यदि आप किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ लेंगे तो उसके बारे में लिख सकते हो। जब आपको यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या है तो आप क्या लिखोगे? तो इसमें आपको लिखना होगा व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक गठन या शारीरिक संगठन, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि, ये सभी के क्या हैं? गुण हैं। ये सभी क्या हैं? दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो। तो यही तो व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो इसीलिए हमने शॉर्ट में आपको बताया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो इस प्रकार ये व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ पूछा जाए, आशय पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना रंग रूप में हो सकता है, बुद्धि में हो सकता है, रुचि में हो सकता है, व्यक्तित्व में। ठीक है, तो ये सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होने के ये गुण हैं। ये गुण अलग मिल सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? व्यक्तिक भिन्नता है, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ये अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा। जब परिभाषा पूछी जाए तो आप किसी भी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख सकते हो। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा क्या बताई है, इसे समझते हैं। कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा न होना व्यक्तिक भिन्नता है। जेम्स ड्रेवर ने बताया है कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने दी है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या बताया है? मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है।
ये परिभाषा स्किनर ने दी है। जो सरल लगे उसे आप याद कर लें और लिख लेना। व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिक भिन्नता को कौन प्रभावित करता है? ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तिक भिन्नता के क्या कारण हैं? मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों होता है, दोनों की शक्ल मिलती क्यों नहीं है, रंग रूप मिलता क्यों नहीं है। ठीक है, ये किसके कारण होता है यहाँ समझाया गया है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, शिक्षा एवं आर्थिक दशा, इसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। समझ में आया? जैसे शिक्षा है, यदि कोई पढ़ेगा नहीं तो उसके बुद्धि का विकास कम होगा। ठीक है, यदि पढ़ेगा तो बुद्धि का विकास ज़्यादा होगा। तो यही आपके कारण हैं। वंशानुक्रम, ये वंशानुक्रम जो आपका होता है माता पिता से जो लक्षण मिलते हैं, ठीक है, रंग रूप हुआ, लंबाई हुई, ये सभी माता पिता से आप जो बच्चों में गुण जाते हैं। और वातावरण, जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि या परवरिश के अनुसार उसकी बुद्धि भी होती है। जैसे गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में अंतर होता है। ठीक है, ये सभी है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक में आप लिख सकते हो। शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव, शिक्षा में क्या पड़ता है प्रभाव? तो सभी बालकों के एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा सकते। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत भिन्नता आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये टॉपिक, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई बहुत देर में सीखता है। ठीक है, किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की थोड़ी स्लो होती है। तो ये नहीं है कि आप जो एक छात्र उसमें से ये बता दिया कि ये क्वेश्चन हमें सर आता है तो आप समझाएंगे नहीं। नहीं, सभी को समान, यानी और भी छात्र हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनके अनुसार आपको पढ़ाना होगा। तो ये शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है ये समझना है इसमें। तो सभी बालकों को एक शिक्षण विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। बालकों को समूह में शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार सभी की बुद्धि स्तर अलग अलग होगा। बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सभी बालकों को एक पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि आप प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक, या फिर हम कह सकते हैं कक्षा 1 से 8 तक मैक्सिमम बच्चों को आप पढ़ाएंगे। कल्पना, कल्पना की परिभाषा समझते हैं। कल्पना यानी इमेजिनेशन, कल्पना यानी इमेजिनेशन, इसे समझते हैं। पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना। नवीन रचना का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन किसके अनुसार? पूर्व अनुभवों के आधार पर हो रहा है। तो वही तो कल्पना है। आप भी कल्पना में खोए रहते हो, आप भी सोचते हो कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। या फिर आप ये परिभाषा लिख सकते हो, कल्पना एक मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। यदि अर्थ पूछा जाए कल्पना का आशय क्या है या कल्पना पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख सकते हो कल्पना एक मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। ठीक है, शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना कल्पना कहलाता है। कल्पना की परिभाषा, कल्पना की परिभाषा रायबर्न के अनुसार क्या है? कल्पना हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। कल्पना क्या है? हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से, नए ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। ये रायबर्न ने बताया है। ठीक है, रायबर्न के अनुसार लिखेंगे आप। डम्बिल के अनुसार, डम्बिल ने क्या बताया है कल्पना की परिभाषा? तो मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये डम्बिल ने बताया है कि मनोविज्ञान में जो कल्पना शब्द का प्रयोग है वो सभी प्रकार की प्रतिभाओं को,
सभी प्रकार की प्रतिभाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास या शिक्षा में कल्पना शक्ति का विकास किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? कहानी सुनाकर, बच्चों की भाषा विकास करके, काल्पनिक खेलों द्वारा। कल्पना शक्ति तो काल्पनिक खेलों द्वारा कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। बच्चों को कार्य करने का अवसर देकर, क्रियाओं के लिए अवसर देकर, करके सीखे। जब बच्चा करके सीखेगा तो कल्पना शक्ति का विकास होगा। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है चिंतन। चिंतन यानी थिंकिंग। चिंतन मनन कब करते हैं? किसी समस्या के समाधान के लिए। आप चिंतन करते हो ना किसी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन चिंतन तभी कर सकते हो पूर्व अनुभवों के आधार पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना, पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना चिंतन कहलाता है। किसी समस्या के समाधान के लिए, कोई समस्या है उसका समाधान करना है, उसके लिए हम चिंतन करेंगे। लेकिन चिंतन कैसे करेंगे? पूर्व अनुभवों के आधार पर। ठीक है, तो किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना चिंतन कहलाता है। और चिंतन मानसिक क्रिया है, कल्पना भी मानसिक क्रिया है। ठीक है, चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना है। चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया है। दिमाग से ही तो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो दिमाग से ही करते हैं। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है, चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में जो आपके पेपर में पूछी गई है ये परिभाषा, कि किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना चिंतन कहलाता है। तो ये पूछा जाएगा इस प्रकार से कि किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चिंतन कहला जाता है। ये दोनों ही परिभाषा पूछी गई हैं। क्या पूछा गया था? बहुविकल्पी में किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं चिंतन की परिभाषा रॉस के अनुसार देखते हैं। रॉस ने क्या बताया है चिंतन की परिभाषा को? तो चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। ये रॉस ने परिभाषा दी है। वुडवर्थ ने क्या बताया है? वुडवर्थ ने बताया है चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। ये वुडवर्थ ने बताया है कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है? मूर्त चिंतन को प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हमारे सामने रखी है उसके बारे में सोचना, ये मूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। अमूर्त चिंतन यानी अप्रत्यक्ष चिंतन यानी परोक्ष चिंतन, यानी जो वस्तु हमारे सामने नहीं है। जैसे हम मार्केट गए, कोई वस्तु देख के आए और घर पे उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। मूर्त चिंतन, जो वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने है उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त में क्या लिखेंगे? जो वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो ये मूर्त चिंतन की परिभाषा और अमूर्त चिंतन की परिभाषा थी। और ये मूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन हम कह सकते हैं कि बाल विकास के ये प्रत्येक टॉपिक आपको यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती इनमें भी पढ़ने हैं। यही सिलेबस है सेम टू सेम। नोट्स अच्छे से बना लें जिससे बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े बाल विकास की। नेक्स्ट देखते हैं चिंतन के समाधान या सामग्री। तो प्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, संवेदना, भाषा, प्रतिज्ञप्ति। ठीक है, प्रत्यय को संप्रत्यय या विचार कहते हैं, प्रतिमा को प्रतिबिंब या बिंब कहते हैं, प्रतीक को चिन्ह या संकेत कहते हैं। ये सामग्री बहुविकल्पी या एक नंबर में पूछी जाएंगी, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है तर्क, रीजनिंग।
इसका भावार्थ समझ लेते हैं, शाब्दिक अर्थ। किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना तर्क कहलाता है। किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना, किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। अब देखते हैं तर्क की परिभाषा। गेट्स व अन्य के अनुसार इन्होंने क्या बताई है तर्क की परिभाषा? तर्क फलदायक चिंतन है। तर्क क्या है? फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। ये गेट्स ने तर्क की परिभाषा बताई। मन ने परिभाषा क्या बताई है तर्क की? मन के अनुसार समझ लेते हैं। तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। ये मन ने बताई है। जितनी भी परिभाषाएं हैं पहले पढ़ें, फिर याद करें, फिर लिख के देखें। लिख के ज़रूर देखें, बिना लिखे ये याद नहीं होंगी, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है। ये सब्जेक्ट नया है आपके लिए। आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कर ली है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए कठिन भी लगता है। बाल विकास के आधार या फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये बालक के विकास यानी बाल विकास यानी बालक के विकास को कौन प्रभावित करेगा? वंशानुक्रम करेगा, वातावरण करेगा, ठीक है। कैसे करते हैं? जैसे वंशानुक्रम है तो माता पिता यदि मंदबुद्धि के हैं या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है बच्चे भी इसी गुण से इसी से प्रभावित हों। और वातावरण तो आप जानते हैं, गांव में हमने आप कई बार एग्जाम्पल बताया है, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में अंतर होता है, आप भी जानते हैं, ये वातावरण का प्रभाव है, ठीक है। बोलने में वंशानुक्रम समझते हैं। अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय बालकों को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन अपने पूर्वजों से उनके शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम, वंश परंपरा या पैतृकता या आनुवांशिकता कहते हैं। कभी कभी आपने देखा यदि माता पिता काले हैं, ठीक है, माता या पिता में से कोई काला है तो बच्चा यानी हम कह सकते हैं चलो दोनों ही काले हैं और बच्चे का जो कलर है वो फेयर है यानी गोरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बालकों को न केवल उनके माता पिता वरन उसे अपने पूर्वजों के, जो उसके पूर्वज होंगे, उनके शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है कि जो बच्चे के माता पिता काले हैं लेकिन उसके दादा दादी गोरे हों, समझ में आया? या फिर पापा या फिर मम्मी के कह सकते नाना नानी हो गोरे, तो उससे भी गुण मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये समझाया गया है, ठीक है। बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो वंशानुक्रम का संबंध माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों से होता है जो बालक को प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता लंबे होंगे तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, यदि बौने हैं तो बच्चे भी बौने होंगे या कम लंबे होंगे। यदि माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होंगे, यदि माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे भी मंद बुद्धि के होंगे। इस प्रकार बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण समझते हैं, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण है, उसे ही पर्यावरण या परिवेश कहते हैं। वातावरण बालक जिस वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालती हैं। या पर्यावरण जो शॉर्ट में परिभाषा कहीं आए तो पर्यावरण को परि प्लस आवरण यानी परि माने होता है चारों ओर और आवरण माने होता है ढकने वाला है, जो हमें चारों ओर से ढका है वही पर्यावरण है। लेकिन पर्यावरण का यहाँ संबंध ये बताया गया है कि बालक जिस वातावरण या पर्यावरण में रहता है उसी प्रकार वह गतिविधियाँ सीख जाता है। फिल्में भी कई बनी हैं कि एक ही पिता के दो बेटे हैं तो एक किसी चोर के यहाँ परवरिश होती है तो वो चोरी करना सीख जाता है और पुलिस वाले के यहाँ होती है तो पुलिस वाला बन जाता है। पुरानी कई फिल्में बनी हैं, तो उसी प्रकार यहाँ वातावरण को समझाया गया है।
थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, बहुत कम लोग देखते हैं, कम से कम शेयर कर दिया करें। और हम आपको सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, ये हमने आपसे वादा किया है। थैंक यू दोस्तों।